क्वेश्चंस जो हैं वो कवर करने हैं। सारे क्वेश्चंस आप उसमें से कवर नहीं करेंगे क्योंकि जून और दिसंबर के पेपर में हमें डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। बट अगर आप लोग जून के जो वीडियोस हैं उनके अंदर से सिर्फ वो वाले क्वेश्चंस को रीड कर लें जो क्वेश्चंस आपके दिसंबर 2023 के पेपर और दिसंबर 2022 के पेपर से मैच खाते हैं, तो वो वाले क्वेश्चंस आप लोग उसमें से कर सकते हैं। MPSC 006 के जो ओल्ड PDF हैं वो सारे के सारे हमारी वेबसाइट hindustannowledge.com पर अवेलेबल हैं, तो वहाँ से आप लोग अपने PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, अभी हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि दिसंबर सेशन में किस किस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं और कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि आपको कवर ज़रूर करने हैं। तो यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है वो जिस टॉपिक से रिलेटेड है वो है क्षेत्रीय संघर्ष से, ठीक है। तो यानी कि जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनके बारे में आपको बताना है। सो स्टूडेंट्स, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट कैसे हो सकते हैं? देखो, डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं उनके बॉर्डर के आसपास हमें देखने के लिए मिलता है। जो एथनिक ग्रुप्स होते हैं उनके अंदर हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने के लिए मिलता है, और जोग्राफिकल जो एरिया होता है उससे भी ये रिलेटेड रहते हैं। ये जो कॉन्फ्लिक्ट हैं इनके होने के पीछे के जो कारण हैं, अगर हम इनके कारणों की बात करें तो इनके कारण आपको क्या लगता है कि क्या क्या हो सकते हैं? देखो, कभी भी आपने देखा होगा कि जो आप कह सकते हो टेरिटोरियल डिस्प्यूट जिसे हम कहते हैं, टेरिटोरियल जो डिस्प्यूट्स होते हैं यानी कि ज़मीन को लेकर, भूमि को लेकर जो विवाद है, पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट यानी कि राजनीतिक जो तनाव रहता है, राजनीतिक असहमति होती है, कुछ रिलीजियस कारण भी हो जाते हैं, और क्या रहता है आपका कंपटीशन जो होता है रिसोर्सेज के लिए। मान लो कि एक नदी है जिसका पानी पाकिस्तान भी जाता है और इंडिया में भी आता है, तो यहाँ पर उस रिवर है वो हमारा क्या है, रिसोर्स है। सो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर जो फाइट हो जाती है वो रिसोर्सेज के लिए भी होती है। तो ये सारे के सारे जो हैं कारण होते हैं रीजनल कॉन्फ्लिक्ट के। सो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं यहाँ से। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने आंसर के अंदर एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन देना है। तो क्षेत्रीय संघर्ष क्या है? क्षेत्रीय संघर्ष उन विवादों और युद्धों को कहा जाता है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न क्षेत्रों, जातीय समूहों या क्षेत्रों के बीच होते हैं। तो ये जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट हैं अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में, अलग अलग एथनिक ग्रुप्स वगैरह के बीच में होते हैं, और इनके पीछे के जो कारण हैं वो सभी मैंने अभी आपको बताए हैं। कारण है क्या? टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट है, रिलीजियस टेंशंस हो सकती हैं, एथनिक टेंशंस हो सकती हैं। तो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं, जिन भी कंट्रीज़ के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उन कंट्रीज़ के ऊपर इसका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हमें देखने के लिए मिलता है, जिसकी वजह से जो वो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर हमें क्या दिखती है, अस्थिरता जो है वो फैल जाती है। अब हम यहाँ पर इसके कॉजेज़ की बात करेंगे एकदम डिटेल में, क्योंकि हमें पूरा आंसर जो है 20 मार्क्स का लिखना है, तो हमें सारे के सारे जो कॉजेज़ हैं उनको इन डिटेल आपको देना है। साथ ही साथ अगर आप लोग चाहें तो आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी इसमें ऐड करने पड़ेंगे। जब आप उसके अंदर एग्जाम्पल्स को ऐड कर देंगे तो आपका आंसर और भी ज़्यादा बेटर हो जाएगा और दूसरों से डिफरेंट लगेगा। तो सबसे पहले आपको टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स यानी कि क्षेत्रीय विवाद के बारे में बताना है। तो जो क्षेत्रीय विवाद ये जो है टेरिटरी को लेकर जो होते हैं, मतलब ये क्या रहता है, डिसएग्रीमेंट रहता है बॉर्डर्स को लेकर। जैसे कि कोई कंट्री कहती है कि मेरा यहाँ से बॉर्डर है, ये वाला गांव मेरे एरिया में आता है, सेम गांव के लिए दूसरी कंट्री भी लड़ रही है, तो ये हो जाता है आपका डिसएग्रीमेंट ओवर द बॉर्डर्स। फिर दूसरा रीज़न क्या होता है, लैंड ओनरशिप का, यानी कि ज़मीन का मालिक कौन है उसको लेकर जो कंट्रीज़ और ग्रुप्स होते हैं वो क्या पता सेम पीस ऑफ लैंड पर ही क्लेम करने लग जाते हैं, एक ही भूमि के टुकड़े पर अपना दावा पेश करने लग जाते हैं, जिसके कारण टेंशन्स होती हैं और वॉर होती हैं। तो हिस्टोरिकल ग्रीवेंसेस, कॉलोनियल लेगेसीज एंड द आर्बिट्ररी ड्राइंग ऑफ बॉर्डर्स ऑफन कंट्रीब्यूट टू दीज डिस्प्यूट्स। तो क्या रहता है, देखो, इंडिया और पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं या फिर इंडिया और जो बांग्लादेश है उसकी हम बात करते हैं, तो जिस टाइम पर हमारा बॉर्डर का जो मतलब बंटवारा हो रहा था कि ये लाइन जब वो खींची जा रही थी मैप में कि कहाँ से कहाँ तक इंडिया है और कहाँ से कहाँ तक ये बांग्लादेश है, तो उस टाइम पर क्या देखा कि वो जो ड्राइंग थी उसने मनमाने तरीके से कर दी, ठीक है। वो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने जो है बंटवारा ठीक प्रकार से नहीं किया था, जिसकी वजह से हमें क्षेत्रीय विवाद देखने पड़े थे बाद में भी, और बांग्लादेश के साथ तो हमने बाद में भी जो गांव है उनका एक्सचेंज किया था।
देन दूसरा जो रीज़न होता है वो एथनिक और रिलीजियस रीज़न होते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि इंडिया के अंदर जो रिलीजियस लोगों के सेंटिमेंट्स हैं उनको भड़काना काफ़ी ज़्यादा ईजी रहता है, हम हमेशा देखते हैं। तो अब क्या रहता है कि जो रिलीजन होता है वो किसी भी सोसाइटी के अंदर डीपली रूटेड रहता है। सो व्हेन डिफरेंट ग्रुप इन अ रीजन हैव कॉन्फ्लिक्टिंग आइडेंटिटीज इट कैन लीड टू क्लैशेस, डिस्क्रिमिनेशन और इवन वायलेंस। तो जब हम क्या देखते हैं कि जो दो ग्रुप्स हैं जिनकी अलग अलग आइडेंटिटीज़ होती हैं, ठीक है, अलग अलग आइडेंटिटीज़ हैं, तो उनके बीच में क्या हो जाता है, यहाँ पर क्लैशेस हो जाते हैं। या फिर अगर हम देखते हैं कि हिंदू और मुसलमान हैं, अगर उनको आपस में ऐसा फील होता है कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है तो वो आपस में ही झगड़ने लग जाते हैं, वॉयलेंस हो जाता है। ये जो वॉयलेंस है इसका उदाहरण ये हो सकता है कि जो ब्रिटिशर्स थे स्टार्टिंग में, जब वो इंडिया में उन्होंने हमें अपना गुलाम बनाया हुआ था, तो वो क्या करते थे कि ऐसी पॉलिसीज़ बनाते थे जिसकी वजह से क्या रहता था कि हिंदू और जो मुसलमान रहते थे उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट और ज़्यादा बढ़ जाता था, क्योंकि वो डिस्क्रिमिनेशन वाली नीतियाँ अपनाते थे। सो इन सम केसेस वन ग्रुप में सीक इंडिपेंडेंस और ऑटोनमी वाइल अदर ट्राई टू मेंटेन कंट्रोल। तो हमेशा ये रहता है कि एक ग्रुप जो है वो स्वायत्तता की मांग करता है, जबकि जो दूसरा है वो सोचता है कि मेरा सब पे नियंत्रण रहे। तो जो क्षेत्रीय संघर्ष होते हैं वो जातीय और धार्मिक मतभेदों से क्या होते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, फिर आता है जो तीसरा सबसे बड़ा कारण हम देखते हैं झगड़े का, वो होता है रिसोर्सेज का, यानी कि संसाधनों के लिए लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। संसाधन में आपका वाटर आ जाता है, आपका ऑयल हो गया, आपके मिनरल्स हो गए, ये सारे के सारे जो हैं ये जो है मेजर कॉज हो जाते हैं स्टूडेंट्स आपके रीजनल कॉन्फ्लिक्ट के। ओके गाइस, तो अब यहाँ पर एक चीज़ ये आती है, देखो जब भी रिसोर्सेज ना या तो स्केर्स होंगे, यानी कि रिसोर्सेज की जब कमी होगी, या दूसरा रीज़न जब वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं, समान रूप से बांटे नहीं जाते, और जो नेबरिंग कंट्रीज या जो रीजन है वो कॉम्पीट करते हैं कंट्रोल के लिए, तो हम क्या देखते हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, संघर्ष होता है। तो ये रीज़न है कि रिसोर्सेज का जो कंपटीशन है वो भी कॉन्फ्लिक्ट का कारण बनता है। इसके बारे में इसमें आप लोग इंडिया पाकिस्तान का बता सकते हो, या आप इंडिया के वेरियस स्टेट्स के बारे में बता सकते हो कि जो स्टेट्स रहते हैं वो नदी के पानी के लिए लड़ाइयाँ करते हैं, है ना। नाउ अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है उसमें हमें पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस बताने हैं। तो पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस भी एक कारण हो जाते हैं कॉन्फ्लिक्ट का, क्योंकि हम देखते हैं कि दो कंट्रीज हैं वो अलग अलग आइडियोलॉजी को फॉलो करती है। सपोज कि कोई कंट्री है, वहाँ पर हमें तानाशाही देखने के लिए मिल रही है ना। कोई एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर लोकतंत्र है, तो हमें पता लग जाता है कि भाई कॉन्फ्लिक्ट है, अलग अलग उनकी आइडियोलॉजीज है। तो डिफरेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और सिस्टम कैन कॉज टेंशन बिटवीन कंट्रीज और ग्रुप इन द सेम रीजन। फॉर इंस्टेंस डेमोक्रेटिक जो नेशंस होते हैं वो अथॉरिटेरियन तानाशाही वालों के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आ सकते हैं, या फिर एक ही कंट्री के अंदर जब हम अलग अलग पॉलिटिकल बिलीफ देखते हैं तो वो एक साथ शांतिपूर्ण तरीके से वो नहीं रह सकती। एक ही कंट्री में भी तो अलग अलग हो जाते हैं ना लोगों के पॉलिटिकल बिलीफ। सो ये सारे के सारे आपके कारण हैं जो कि रीजनल कॉन्फ्लिक्ट होता है जिनकी वजह से। ठीक है, सो मैंने प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन, मतलब मैंने 2022 के पेपर में भी इसको देखा है और 2023 में भी इसको देखा है, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। बाकी तो मैं गैस नहीं कर सकती हूँ, पर हम ऐसा कर सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर कर लें, ताकि आपका जो पेपर है वो अच्छे प्रकार से आप लोग कर सकें। कुछ क्वेश्चन मान लो मिलता जुलता आ जाएगा, तो अगर आप पढ़ाई करते हो, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस को पढ़ते हो, तो कुछ बहुत आपके ब्रेन में जो है सेव हो जाती है इन्फॉर्मेशन, तो वो दूसरे आंसर में भी काम आ जाती है। तो स्टूडेंट्स ये सारे आपके कारण थे। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट हैं इनका इम्पैक्ट क्या होता है, क्षेत्रीय संघर्षों का प्रभाव क्या होता है। तो सबसे पहला जो कारण होता है बच्चों, वो हम क्या देखते हैं, इसका मानवीय संकट होता है। तो जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं इनकी वजह से सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो डिस्प्लेस होते हैं, यानी कि अपने घरों से उनको कहीं और जाने पड़ता है, विस्थापन हो जाता है, उनकी लाइफ की हानि होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो जाता है, जो लोग हैं वो रिफ्यूजीज बन जाते हैं। ठीक है, विस्थापित जो व्यक्ति हैं वो शरणार्थी बन जाते हैं, और उनको हार्श कंडीशंस जो है वो फेस करनी पड़ती है। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट होता है ये एवरीडे जो लाइफ है उसको डिसरप्ट करता है।
एजुकेशन और हेल्थ केयर, हर एक चीज़ को खराब करता है। तो यहाँ पर हम बताएंगे कि जो क्षेत्रीय संघर्ष है उसका सबसे पहला जो मतलब प्रभाव है वो हम क्या देखते हैं, मानवीय संकट हम देखते हैं। इसको आप लोग और भी ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकते हो। देन आपको बताना है अर्थव्यवस्था व्यवधान। तो अब हम क्या देखते हैं कि जहाँ पर भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, जो कॉन्फ्लिक्ट जोन है, क्या वहाँ पर कोई ट्रेड करेगा? नहीं करेगा, है ना। वहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट करेगा? तो वहाँ पे हम क्या देखते हैं कि ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट हो गया, ये सब क्या रहता है, बंद हो जाता है। तो जिसकी वजह से उस कंट्री में इन्फ्लेशन आ जाती है। इन्फ्लेशन यानी कि चीज़ों के जो दाम हैं वो बढ़ जाते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है उस कंट्री में, उस कंट्री का जीडीपी नीचे गिर जाता है, कुछ भी वहाँ पे प्रोडक्ट नहीं बन रहा, कुछ भी कंज्यूम नहीं हो रहा। तो ये सारे के सारे जो इम्पैक्ट हैं वो हम देखते हैं। ये सब हम किस में लिखेंगे, इकोनॉमिक डिसरप्शन के अंदर, यानी कि आर्थिक व्यवधान जिसको आप लोग कहते हैं, उसके अंतर्गत आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स इंक्लूड करने हैं कि व्यापार, निवेश और विकास में गिरावट आ जाती है और संघर्ष में शामिल देशों को अक्सर महंगाई और बेरोजगारी का सामना भी करना पड़ता है। ओके, अब यहाँ पर आपका दूसरा क्वेश्चन है जिसमें आपको रिवॉल्यूशनरी वॉर के बारे में बताना है। सो स्टूडेंट्स, ये वाला टॉपिक भी आपका इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग देखेंगे तो आपकी बुक में भी। तो रिवॉल्यूशनरी वॉर जो है, इसका दूसरा नाम आप क्या कह सकते हैं, इसका दूसरा नाम है अमेरिकन रिवॉल्यूशनरी वॉर। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो अमेरिका fought between the 13 colonies in North America and Great Britain। तो आप सभी को पता होगा कि जो ब्रिटेन है, जो ग्रेट ब्रिटेन था, ओके, सो जो ग्रेट ब्रिटेन था उसने नॉर्थ अमेरिका में जो मूल निवासी थे ब्रिटेन वाले लोग वहाँ पर गए। नॉर्थ अमेरिका क्यों गए थे वो लोग? तो हम देखते हैं कि जो ब्रिटेन में वो लोग जो भूमिहीन थे, जिनके पास भूमि नहीं थी या जो कर्ज में डूबे हुए थे, ऐसे लोग भागकर नॉर्थ अमेरिका चले गए, क्योंकि उन्हें ऐसा बताया जा रहा था कि नॉर्थ अमेरिका के अंदर जो मूल निवासी, जिन्हें हम कहते हैं नॉर्थ अमेरिका के जो मूल निवासी हैं, उन लोगों के पास मतलब वो बहुत अच्छा स्वागत करते हैं। एक तो वहाँ पे सबका वेलकम करते थे वो, और दूसरी चीज़ उनके साथ एक्सचेंज में ये लोग क्या करते थे, सस्ती चीज़ें उन्हें दे देते थे और महंगी चीज़ें उनसे ले लेते थे। तो ये जो एक्सचेंज है, तो ये अमीर बनने की जो इनकी कोशिश थी, ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को जो अपने में दबाने की इनकी कोशिश थी, ज़्यादा से ज़्यादा लैंड एक्वायर करने की जो इनकी कोशिश थी, इन सभी कारणों की वजह से ये जो ब्रिटेन वाले हैं ये अमेरिका में गए थे। ठीक है, ये सारे रीजंस थे। अब यहाँ पे जब अमेरिका के जो मूल निवासी थे, इन्होंने जब भी ये लोग कहीं जाते थे तो उस एरिया को कॉलोनी नाम दे देते थे कि ये हमारी कॉलोनी है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो रिवॉल्यूशनरी वॉर, जिसको हम अमेरिकन रिवॉल्यूशनरी वॉर भी कहते हैं, तो नॉर्थ अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन की जो 13 कॉलोनीज थी, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका की जो 13 कॉलोनीज थी और ग्रेट ब्रिटेन के अंदर 1775 से 1783 के बीच में ये जो युद्ध है ये लड़ा गया था। ओके, तो इसको रिवॉल्यूशनरी इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से जो है क्रांति की शुरुआत होती है। यहाँ से नॉर्थ अमेरिका वाले जो है क्रांति करते हैं और ब्रिटेन वासियों को भगाने की पूरी कोशिश करते हैं। सो नाउ द मेन रीजन फॉर द वॉर, क्या रीजन था? तो ये जो अमेरिका वाले जो आपके मूल निवासी जो 13 कॉलोनीज थी, ये अपनी क्या चाहते थे, दे वांट इंडिपेंडेंस, दे वांट टू गेन इंडिपेंडेंस। तो क्रांतिकारी युद्ध, जिसे अमेरिकी क्रांतिकारी युद्ध भी कहा जाता है, एक संघर्ष था जो 1775 से 1783 तक उत्तरी अमेरिका के 13 उपनिवेशों और ब्रिटेन के बीच लड़ा गया था। और इसका जो मुख्य कारण है वो अमेरिकी उपनिवेशों का ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करने की इच्छा थी। अब यहाँ पर आप कारण तो बहुत आसानी से समझ ही सकते हो कि क्या क्या कारण रहे होंगे युद्ध के। तो जो कारण हम इंडिया में देखते हैं कि हमने रिवॉल्यूशन किया, उसी से कुछ सिमिलर ही होंगे, मिलते जुलते ही होंगे, पर हमें पढ़ना पड़ेगा तभी हमें पता लगेगा। तो जो अमेरिकन की कॉलोनीज हैं, देवर अनहैप्पी, तो ऑब्वियस सी बात है वो खुश तो होंगे नहीं विद द वे दे वर बीइंग ट्रीटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो जिस प्रकार से ब्रिटेन की गवर्नमेंट इन लोगों को ट्रीट करती थी, इनके साथ जैसा व्यवहार करती थी, उस वजह से इन लोगों को, दे वर अनहैप्पी, इन लोगों को टैक्स बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता था। ठीक है, जैसे कि टी, पेपर, ग्लास, इन सब चीज़ों पे टैक्स पे करना पड़ता था।
एंड इसकी वजह से इन लोगों के अंदर क्या भरा हुआ था, देवर एंग्री, इनमें एंगर भरा हुआ था, दे वांट टू प्रोटेस्ट, ठीक है। लाइक द फेमस बॉस्टन टी पार्टी इन 1773 द कॉलोनीज वांटेड मोर कंट्रोल ओवर देयर ओन अफेयर्स। तो यहाँ पर क्या है कि जो सिंपल सी बात ये है कि जो कॉलोनीज हैं वो अपनी जो भी उनके काम है, उनके जो अपने अफेयर्स हैं उन पर वो चाहती थी अपना कंट्रोल, ठीक है, अपनी स्वायत्ता वो चाहती थी। So and when Britain continued to impose harsh law, the colonies decided to fight for their freedom. तो जब ब्रिटेन ने इनके ऊपर कड़े कानून लगा दिए तो इन्होंने डिसाइड किया कि भाई अब हमें अपनी स्वतंत्रता के लिए जो युद्ध है वो करना पड़ेगा। तो उपनिवेशों के जब आपको कॉजेज बताने हैं तो आपको ये 2-3 कॉजेज आप बता सकते हैं कि इन लोगों को टैक्स बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता था, इन लोगों के साथ ब्रिटेन वाले जो है इनको अच्छे प्रकार से इनको ट्रीट नहीं करते थे, इनके सारे संसाधन उन्होंने लूट लिए थे, ये सारा आप इसमें बता सकते हैं। ओके, देन आपको इसके की इवेंट्स बताने हैं तो इसमें आपका आता है द बैटल्स ऑफ लेक्सिंगटन एंड कॉनकॉर्ड। तो दीज वर द फर्स्ट मिलिट्री एंगेजमेंट ऑफ द वॉर वेयर द ब्रिटिश अटेम्प्टेड टू सीज कॉलोनियल वेपन्स बट वर मेट विद रेजिस्टेंस फ्रॉम द कॉलोनियल मिलिशिया। सो यहाँ पर क्या हुआ था कि देखो इन लोगों ने जब सैन्य संघर्ष किया अमेरिका वासियों ने, तो इस सैन्य संघर्ष में जो है ब्रिटिश वालों ने इनके हथियारों को जब्त करने की कोशिश की, पर वो इस चीज में क्या हो गए थे, नाकाम हुए। ओके, और इन्होंने और ज्यादा विरोध का इन्हें सामना भी करना पड़ा था। फिर आता है डेक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। तो अब 4 जुलाई 1776 को जो कॉलोनीज हैं उन्होंने खुद को डिक्लेयर कर दिया था इंडिपेंडेंट फ्रॉम द ब्रिटेन, कि जो है ये लोग ब्रिटेन से क्या है, आज़ाद हैं। और एक नया नेशन बना जिसे हम कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का गठन हुआ जो कि नॉर्थ अमेरिका के अंतर्गत ही आता है। एंड एक है आपका यॉर्कटाउन की घेराबंदी। तो दिस वाज द फाइनल मेजर बैटल ऑफ द वॉर वेयर द ब्रिटिश आर्मी लीड बाय द जनरल कॉर्नवालिस सरेंडर टू द अमेरिकन एंड फ्रेंच फोर्सेस इफेक्टिवली एंडिंग द कॉन्फ्लिक्ट। तो जो जनरल कॉर्नवालिस थे उन्होंने सरेंडर कर दिया था अमेरिका और फ्रेंच फोर्सेस के सामने, तो यहाँ से जो है कॉन्फ्लिक्ट भी समाप्त हुआ था। अब यहाँ पर आपको कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम बताने हैं। तो इसमें आपको जॉर्ज वॉशिंगटन के बारे में बताना है। तो ये थे वहाँ के उस आर्मी के लीडर महाद्वीपीय सेना के, और इन्होंने एक रोल प्ले किया कॉलोनीज की विक्ट्री के अंदर, और बाद में ही बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, आपको पता होगा वॉशिंगटन डीसी के बारे में, वॉशिंगटन डीसी। आप लोगों को डीसी का जो फुल फॉर्म है वो कमेंट करके बताना है। ओके स्टूडेंट्स, सो थॉमस जेफरसन के बारे में अब यहाँ पे बात करते हैं। तो ही वॉज द प्रिंसिपल ऑथर ऑफ द डेक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। तो जो डेक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस है उसके अंदर इनका रोल था, और एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल लीडर भी थे ये रेवोल्यूशन में। और बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में आपने सुना होगा, क्योंकि बेंजामिन फ्रैंकलिन एक ऐसे डिप्लोमेट थे जिनकी वजह से फ्रांस का जो सपोर्ट है वो अमेरिका को मिल पाया था। ओके स्टूडेंट्स, तो फ्रांस ने भी अमेरिका की सहायता की थी। अब इस वॉर का आउटकम अगर हम देखें तो जो रिवॉल्यूशनरी वॉर है इसका एंड हुआ ट्रीटी ऑफ पेरिस पे साइन हुआ 1983 में, और ये जो ट्रीटी है इसने यूनाइटेड स्टेट्स को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। द वॉर मार्क द बिगनिंग ऑफ यूनाइटेड स्टेट एज एन इंडिपेंडेंट नेशन, एंड यहाँ से जो दूसरी कंट्रीज हैं वो भी इंस्पायर हुई अपनी आज़ादी के लिए। तो क्रांतिकारी युद्ध 1783 में पेरिस संधि पर हस्ताक्षर के साथ क्या हुआ, एंड हुआ, समाप्त हुआ। और इस संधि ने संयुक्त राज्य अमेरिका की स्वतंत्रता को मान्यता दी और इसकी सीमाओं का निर्धारण किया। यह युद्ध संयुक्त राज्य अमेरिका के एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में शुरुआत का प्रतीक था, और दुनिया के अन्य देशों को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए इसने भी प्रेरित किया है। तो अंत में हम कह सकते हैं कि क्रांतिकारी युद्ध विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसने एक नए राष्ट्र के जन्म की ओर अग्रसर किया और भविष्य की क्रांतियों और स्वतंत्रता और लोकतंत्र के वैश्विक आंदोलन को भी प्रभावित किया है। तो भविष्य को इसने बहुत ज्यादा प्रभावित किया है, इसीलिए हम इसको पढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे अप्रसार की संधि। इसको आप लोग परमाणु अप्रसार भी कह सकते हो, परमाणु अप्रसार। तो आप सभी को पता होगा कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड हुआ था, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो जापान के ऊपर अमेरिका ने उसके हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर बॉम्ब्स मतलब फेंक दिए थे। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हुआ कि दुनिया भर को टेंशन हो गई कि भाई ऐसे तो कोई कोई भी मतलब खत्म हो सकता है।
किसी भी देश पे बम फेंक दो वही खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से फिर आपको पता होगा कि उसके बाद यूनाइटेड नेशंस बनाया गया ताकि विश्व में क्या हो सके, विश्व में शांति की स्थापना हो सके। तो यहाँ पर जब विश्व में शांति की स्थापना करनी थी तो कुछ ना ट्रीटीज पे साइन किए गए, ठीक है, ट्रीटीज पे साइन किए गए, जिसमें से आपकी जो ट्रीटीज थी, कई 2-3 ऐसी ट्रीटीज हैं जिनमें ये कहा गया है कि कोई भी देश जो है न्यूक्लियर वेपन्स, या फिर जिसे हम कह सकते हैं वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, ये वाले जो वेपन्स हैं इनको कोई भी देश इकट्ठा नहीं करेगा, ना ही इनको बनाएगा। तो ये जो नीति है ये प्रिवेंट करती है ऐसे जो भी वेपन्स होते हैं मास डिस्ट्रक्शन के, खासकर न्यूक्लियर वेपन्स को, उनके स्प्रेड को रोकने के लिए। ये एक ग्लोबल इनिशिएटिव है ताकि जो भी डेंजरस और डिस्ट्रक्टिव वेपन्स हैं वो गलत हाथों में ना पड़े और जो है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी बनाई जा सके। तो एकदम आसान भाषा में आप इसको समझ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब ये है कि जो भी सामूहिक विनाश के जो हथियार होते हैं उनको फैलने से क्या करना है, रोकना है। और यह एक वैश्विक पहल है जिसका उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है कि खतरनाक और विनाशकारी जो हथियार हैं वो गलत हाथों में ना जाएं और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा इससे बढ़े। अब यहाँ पर हम इसके की एग्रीमेंट्स देखेंगे। तो सबसे पहले आपको एनपीटी ट्रीटी के बारे में बताना है, नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, जो आपकी ट्रीटी है। तो दिस इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ द ग्लोबल नॉन प्रोलिफरेशन एफर्ट साइंड इन द 1968। कब इस पे साइन किया गया है स्टूडेंट्स? 1968 में साइन किया गया है। इसका एम क्या है? इसका एम है प्रिवेंट करना। किस चीज को प्रिवेंट करना? न्यूक्लियर वेपन के जो स्प्रेड होता है उसको प्रिवेंट करना, डिसआर्मामेंट को प्रमोट करना। डिसआर्मामेंट यानी कि जो आर्म्स होते हैं, ठीक है, जो हथियार वो आपको नहीं रखने हैं, इस चीज को प्रमोट करता है। और कहता है कि अगर आपके पास न्यूक्लियर एनर्जी है तो आप उसको अपने पास रखिए, लेकिन उसका यूज जो है आपको कैसे करना है, पीसफुली करना है। इन कंट्रीज ने इसको साइन किया है ताकि वहां पे जो कंट्रीज हैं वो एग्री हुई हैं, मान गई हैं, नॉट टू डेवलप और एक्वायर न्यूक्लियर वेपन एंड न्यूक्लियर आर्म स्टेट एग्री टू परस्यू डिसआर्मामेंट। तो जिनके पास न्यूक्लियर वेपन पहले से थे उन्होंने कहा कि हम अपना निरस्त्रीकरण करेंगे, और जिनके पास नहीं है उन्होंने कहा कि हम तो अधिग्रहण या विकास ही नहीं करेंगे। तो ये हो गया आपका। फिर एक और है आपका CTBT। तो बच्चों ये जो ट्रीटी है इसका एम है दैट टू बैन ऑल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन फॉर बोथ मिलिट्री एंड सिविलियन पर्पस इज अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ नॉन प्रोलिफरेशन रीजाइन। तो ये जो संधि है इसका उद्देश्य क्या है कि जो भी सैन्य और नागरिक जो है उद्देश्यों के लिए आप परमाणु विस्फोटों को आपको रोकना है। जैसे पहले न्यूक्लियर टेस्ट वगैरह जो होते थे उन सब चीजों पर भी अब क्या है, रोक लगी हुई है। पर ये पूरी तरह से रेटिफाइड नहीं होता। यहाँ पर जो है एक रोल है इसका, सिर्फ न्यूक्लियर टेस्ट पे ये एक प्रकार से लिमिट लगाता है और नए न्यूक्लियर वेपन के डेवलपमेंट पर भी क्या लगा देता है, रोक ये लगाता है। फिर आता है इसको क्या क्या चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। अब क्योंकि कई सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिनके पास ना पहले से ही हैं लो वेपन्स, अब क्या करोगे, दे ऑलरेडी हैव न्यूक्लियर वेपन्स, और ये जो है इस नॉन प्रोलिफरेशन एफर्ट्स के अंदर क्या आ जाते हैं, चैलेंज का सामना हमें करना पड़ता है। उनके पास पहले से ही स्टॉक्स हैं, लगा रखे हैं उन्होंने, भंडार भरे हुए हैं उनके पास, और इलीगल ट्रेड और ब्लैक मार्केटिंग की वजह से भी ये जो ट्रीटी है इसको जो है चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। ब्लैक मार्केट एक्टिविटीज जो होती हैं ये इसका एक कांस्टेंट जो है, निरंतर इसके लिए एक चुनौती बने हुए हैं। फिर आप इसकी इंपॉर्टेंस बताओगे तो जो नॉन प्रोलिफरेशन है ये इंपॉर्टेंट है ग्लोबल पीस और सिक्योरिटी के लिए। सो बाय लिमिटिंग द स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन वी रिड्यूस द रिस्क ऑफ न्यूक्लियर वॉर एंड प्रिवेंट द पॉसिबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। तो यहाँ पर ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ताकि जो भी न्यूक्लियर वॉर है उसका रिस्क हम कम कर सके, क्योंकि जब न्यूक्लियर वॉर होता है तो जिसकी गलती है जिसकी गलती नहीं है हर कोई जो है उसमें मारा जाता है। और हमें वर्ल्ड में क्योंकि पीस चाहिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए, तो यहाँ पर हमें इस अप्रसार जो है ये हमारे लिए क्या है स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट है। अब आपका ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको बताना है कि जो ह्यूमन नेचर है क्या वो पीसफुल है। इस बारे में आप लोग इसके अगेंस्ट और इसके फेवर में, दोनों में आप इसके बारे में बताएंगे। तो मानव प्रकृति अनिवार्य रूप से शांतिपूर्ण है, आपको इस पर चर्चा करनी है। So the statement human nature is essentially peaceful suggests that by default human are inclined towards peace and harmony। तो कह रहा है ये कि by default ना जो humans होते हैं
उनको पीस में रहना, हार्मनी में रहना जो है पसंद होता है। ये जो आइडिया है इम्प्लाई करता है दैट कॉन्फ्लिक्ट, वॉर और जो वायलेंस होता है ये ह्यूमन बीइंग का इनहेरिटेड ट्रेट नहीं है, बल्कि एक्सटर्नल फोर्सेस, सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इन्फ्लुएंसेस की वजह से जो लोग हैं वो वॉर जो है ह्यूमंस वो करते हैं। अब आप इसके आर्ग्यूमेंट्स बताएंगे। तो पहला जो है वो क्या है कि जो मनुष्य है प्राकृतिक सहानुभूति होती है उसके अंदर, दूसरों के प्रति उसमें दया होती है, मनुष्य में दूसरों के प्रति उसमें प्राकृतिक रूप से सहानुभूति भी होती है। तो humans have a natural ability to feel empathy towards other from a young age. Children show compassion. तो हम क्या देखते हैं जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो एक दूसरे की सहायता करते हैं, एक दूसरे के प्रति दया दिखाते हैं। तो ये इस जो है इस स्टेटमेंट को, ये आर्ग्यूमेंट इसको सपोर्ट कर रहा है। फिर हमें क्या मिलते हैं, कुछ पुराने एविडेंसेस मिलते हैं जहां पर हम देखते हैं कि जो अलग अलग जो कल्चर्स हैं उन्होंने नॉन वायलेंस को हमेशा प्रमोट किया। अगर हम बुद्धिज्म देखें, क्रिश्चियनिटी देखें तो हम देखते हैं कि पीस, कंपैशन और फॉरगिवनेस के बारे में हर एक कल्चर में बात हमें मतलब बात होती है। और हम क्या देखते हैं कि जो हमारी अर्ली सोसाइटीज थी, जैसे कि हमारी मेसोपोटामिया हो गई, ठीक है, आपकी हड़प्पा सभ्यता हो गई, तो ये जो सभ्यताएं थी यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जो भी ट्राइब्स थी उन्होंने इतना डेवलपमेंट अगर कर लिया तो इट मीन्स कैसे किया होगा, यानी कि उन्होंने कोलैबोरेट किया होगा। और अगर कोई कोलैबोरेशन कर रहा है तो इट मीन्स वो सपोर्टिव है। तो यहाँ से आता है कि जो ह्यूमंस हैं उनकी टेंडेंसी होती है एक साथ काम करने की हार्मोनियस वे में, ना कि वो एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। तो ये चीज़ है, ये कह रहा है कि जो ह्यूमन नेचर है वो कैसा है, वो कभी भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं करता। ये इसके क्या हो गए आर्ग्यूमेंट्स, इसके फेवर में हमने बता दिए। अब आप इसके अगेंस्ट बताओगे तो आप कहोगे कि क्यों नहीं करता। अभी हम अगर हिस्टोरिकल एविडेंसेस देखें तो हम क्या देखते हैं कि हमारे पास तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जब ह्यूमन बींग्स ने संघर्ष किया। जब देखो तब तो यहाँ पे 2 बार वॉर हो चुकी है, पहली वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2, और ये कह रहे हैं कि पीसफुल है ह्यूमन नेचर। तो ये एक हो जाता है कि हमारे पास हिस्टोरिकल एविडेंसेस हैं कॉन्फ्लिक्ट के। कितना भी पीसफुल टेंडेंसी हो, वॉर, वायलेंस और कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने के लिए मिलता ही मिलता है। और जो ह्यूमन है कभी कभी जो है उसके अंदर एक ऐसा इंस्टिंक्ट होता है कि वो खुद को बचाने के लिए, अपनी फैमिली को बचाने के लिए वो एग्रेसिव हो जाता है। तो ये जो उसके अंदर एग्रेसिव जो बंदे में टेंडेंसी होती है उसकी वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है। जब वो खुद को बचा रहा है, सर्वाइवल जो उसका इंस्टिंक्ट है उसकी वजह से वो एग्रेसिव होते हैं, उनका नेचर। और जो है सोसाइटल भी कारण और पॉलिटिकल फैक्टर्स भी होते हैं जिनकी वजह से जो ह्यूमंस हैं उन्हें उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है। क्योंकि नेचुरली एग्रेशन नहीं होता बल्कि इनमें फ्यूल भरा जाता है, आग में पानी, आग में कह रही हूँ, आग में घी डालने का काम करते हैं कुछ पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इंसान के अंदर एग्रेशन होता है उसको और ज़्यादा क्या करते हैं, ये भड़का देते हैं, जिसकी वजह से और भी ज़्यादा वायलेंस होता है। सो स्टूडेंट्स, इसके जो भी आपको पीडीएफ डाउनलोड करने हैं वो हमारी वेबसाइट hindustanknowledge.com पर आपको मिल जाएंगे। ये सिंपली आपको गूगल पे सर्च करना है, वहां पर आपको MPSC 006 का जो है आर्टिकल मिलेगा। उस आर्टिकल में जब आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको पीडीएफ के सारे पुराने पीडीएफ के ऑप्शंस मिल जाएंगे, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। हमारे व्हाट्सएप चैनल को आप लोग ज्वाइन कर सकते हो ताकि आपको जो भी लाइव क्लास है उनके नोटिफिकेशन और पीडीएफ के जो लिंक है वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और MPSC 6 की पूरी प्लेलिस्ट है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ये हमारी रिवीजन क्लास 1 है। इसके बाद में रिवीजन क्लास 2 भी लेकर आऊंगी आज शाम तक, क्योंकि आपका पेपर कल है यानी कि 28 को है। तो उससे पहले हम 2 क्लासेस में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे। बाकी जो पुराने वाले पीडीएफ हैं उनमें से आप वो वाले क्वेश्चंस देखिए जो दिसंबर 2023 में पूछे गए हैं, 22 में पूछे गए हैं, तो उन क्वेश्चन को आप लोग वहां से कवर कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको किसी भी प्रकार का किसी भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन है तो उसके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं। ओके।